हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ प्रोनाउन का। इस प्रोनाउन के सेट में आप प्रोनाउन के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स और कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके एनडीए, सीडीएस और एयरफोर्स में जनरली पूछे भी जाते हैं। तो चलिए लाइन बाई लाइन, वन बाई वन इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई। कोई प्रॉब्लम नहीं है सी में और आई में, सी में और आई में। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं बिटवीन आपका प्रेपोजिशन है। बिटवीन आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। और आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट आपका जनरली दो तरीके से फंक्शन करता है, दो तरीके से सेंटेंस में काम करता है। एक तो प्रेपोजिशन वर्ब का होता है, सॉरी, एक तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसका होता है? वर्ब का होता है। और एक ऑब्जेक्ट होता है आपका प्रेपोजिशन का। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, he killed his wife, he killed his wife। और मैंने लिखा he is fond of tea, he is fond of tea। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हो किल आपकी क्या है? वर्ब है। और उसने किल किया, किसे किल किया? वाइफ को। तो वाइफ इस वर्ब का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट होता है आपका प्रेपोजिशन का। ये दूसरे सेंटेंस में ही इज फॉन्ड ऑफ टी, इसमें ऑफ क्या है? ऑफ प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के बाद ये जो टी आ रहा है, ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो दो बातें हमें याद रखनी है। ऑब्जेक्ट दो तरीके से फंक्शन करता है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में जो सी आ रहा है वो इस प्रेपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। एंड क्या है? एंड आपका कंजक्शन है। एंड आपका क्या है? कंजक्शन है। अब जो एंड होता है वो सेम रेंज की चीजों को जोड़ता है। यानी नाउन को नाउन से जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा। इस तरीके से जो एंड है वो कार्य करता है। अब इस सेंटेंस में सी क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। और आई क्या है? वो भी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप ध्यान दो, सी आपका सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है और आई भी आपका सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है। तो इसको काट के हमें लिखना पड़ेगा, इसको काट के हमें लिखना पड़ेगा सी की जगह पे हर, सी की जगह पे हर। यानी सी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हर होता है और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो कौन सा होता है? मी होता है। तो सी को काट के हर लिखना पड़ेगा और आई को काट के क्या लिखना पड़ेगा? मी लिखना पड़ेगा। तो आंसर आपका क्या बनेगा? देयर इज नो प्रॉब्लम, एक सेकंड, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी, बिटवीन हर एंड मी। क्लियर? पूरी तरीके से क्लियर हुआ ना? चलिए एक क्वेश्चन मैं इसी का आपको और देता हूं, बिटवीन का ही। he distributed he distributed his sweets between you and I, you and I। आप देखिए और अपने आप बताइए सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है। he distributed, उसने बांट दिया अपनी मिठाई को, between you and I। तो between आपका क्या है? between आपका प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होता है। तो यू आपका ऑब्जेक्ट होता है, सबको पता है यू सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। और एंड सेम रैंक की चीजों को जोड़ता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये भी आपको कौन से केस में लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ आई के स्थान पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? मी। क्या लिखना पड़ेगा? मी। क्लियर? चलिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही, एक्सेप्ट ही। हर किसी ने पार्टी को अटेंड किया सिवाय उसके, सिवाय उसके। अब ये जो शब्द लिखा हुआ है ना एक्सेप्ट, इसको ध्यान से देखिए। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, ठीक है। इसके जैसा एक और सिमिलर वर्ड होता है बट, है ना। बट का मतलब लेकिन भी होता है और सिवाय भी होता है। बट का मतलब जब लेकिन होगा ना, बट का मतलब जब लेकिन होगा तब बट आपका क्या होगा?
तब बट आपका कंजक्शन होगा, ठीक है। लेकिन जब बट का मतलब सिवाय हो, जब बट का मतलब क्या हो, सिवाय हो, तो बट आपका फिर वहां पे एक प्रेपोजिशन होता है। तो जो एक्सेप्ट का मतलब होता है वही बट का मतलब होता है, एक्सेप्ट का मतलब भी सिवाय होता है, बट का मतलब भी सिवाय होता है। तो बट आपका प्रेपोजिशन भी है ना। तो जैसे बट प्रेपोजिशन है तो एक्सेप्ट भी आपका क्या है, प्रेपोजिशन है। और मैंने अभी भी आपको बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ना कि सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर ही को हटाकर हमें क्या लिखना पड़ेगा, हिम। क्या लिखना पड़ेगा, हिम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट हिम। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे मैंने लिखा आई कैन टीच, आई कैन टीच एवरीबॉडी बट बट सी। अब इस क्वेश्चन को देखो, मैं हर किसी को पढ़ा सकता हूँ बट सी, सिवाय उसके, सिवाय उसके। तो यहाँ पे बट जो है एक क्लॉज को नहीं जोड़ रहा है, एक केवल वर्ड को जोड़ रहा है। तो अगर वर्ड को जोड़ रहा हो तो समझ लेना वो क्या है, प्रेपोजिशन है। वो क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो सी के स्थान पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, हर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हर। तो आंसर होगा आपका आई कैन टीच एवरीबॉडी बट हर। लेकिन बट अगर किसी क्लॉज को जोड़ेगा तो वहां पर बट का अर्थ हुआ लेकिन। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल और लिखा आपके लिए, ही इज हार्ड वर्किंग, he is hard working but he does not go to work, go to work। वह हार्ड वर्किंग है लेकिन वह काम पर नहीं जाता है, वह हार्ड वर्किंग है लेकिन वह काम पर नहीं जाता है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हो एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है कौन, बट। तो बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट यहाँ पर हो जाएगा आपका कंजक्शन, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजक्शन। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बट के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा प्रोनाउन। और अगर कोई क्लॉज आ रहा है तो वहां पे बट का मतलब होगा लेकिन। लेकिन उसके बाद अगर कोई केवल सिंगल एक वर्ड आ रहा है तो बट का मतलब वहां पर होगा सिवाय। वो वहां पर प्रोपोजिशन होगा जब उसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा होगा। लेकिन उसके साथ अगर कोई क्लॉज आ रहा हो बट के साथ तो वो बट क्या होगा, आपका कंजक्शन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आई कॉमा यू कॉमा, यहाँ पर आई कॉमा यू एंड ही मोहन, मोहन में एम कैपिटल है, मोहन हैव डन दिस वर्क। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का ऑर्डर, प्रोनाउन का ऑर्डर। प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होता है, प्रोनाउन जैसे कि आपने पढ़े होंगे आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट, ये पढ़े है ना। आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। यू आपका सेकंड पर्सन होता है और ये तीनों चारों आपके क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, ही, शी, दे, इट आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन एक साथ आ जाए, फर्स्ट भी आ जाए, सेकंड भी आ जाए और थर्ड भी आ जाए, तो उस केस में तीन कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन बनती है, तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन होती है गुड सेंस वाली, गुड सेंस, या आप कह सकते हैं जनरल सेंस। जनरल सेंस लिख देता हूं, जनरल सेंस। अगर तीनों प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में है तो तीन कैटेगरीज में ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को डिवाइड किया जा सकता है। पहला है जनरल सेंस, दूसरा है प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, और तीसरा है आपका नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस। इस बात को और क्लियर तरीके से समझते हैं। जनरल सेंस मतलब जनरली हम किसी बात को, किसी सेंटेंस को कहें, जैसे कि मैं कहूं कि मैं, राम और वे, मैं, राम और
वे, या वह, मैं और राम, वह, मैं और राम आगरा जा रहे हैं, वह, मैं और राम आगरा जा रहे हैं। तो वह आपका थर्ड पर्सन हो गया, मैं आपका फर्स्ट पर्सन हो गया और राम भी आपका थर्ड पर्सन हो गया। तो इस तरीके से अगर दो प्रोनाउन आ जाए, तीन प्रोनाउन आ जाए जनरल सेंस में, तो उस कंडीशन में 2, 3, 1 231 का रूल फॉलो करते हैं। 231 के रूल का मतलब है पहले आपको लिखना पड़ेगा सेकंड पर्सन, फिर आपको लिखना पड़ेगा थर्ड पर्सन और फिर आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन। ऐसा क्यों होता है? इसको आप इस तरीके से मान सकते हैं कि मान के चलो आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है और गेस्ट को आप, जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आया तो आप उसको कुछ ना कुछ ऑफर करोगे ना खाने पीने के लिए, तो आप हुए फर्स्ट पर्सन, गेस्ट कौन सा पर्सन हो गया? सेकंड पर्सन, और गेस्ट के साथ में कोई उसका फ्रेंड भी आ गया तो वो कौन हो गया? थर्ड पर्सन। तो आप अगर मान के चलो उसको चाय या कॉफी ऑफर कर रहे हो तो सबसे पहले चाय या कॉफी किसको दोगे? उस सेकंड पर्सन को जो आपके यहाँ पर गेस्ट बनकर आया है ना। उसके बाद उसके फ्रेंड को दोगे, जो ही होगा, सी होगा, उसके साथ जो भी होगा उसको दोगे, और उसके बाद अगर चाय बचेगी तो आप खुद पियोगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले खुद ही पीने लग जाओगे। तो कहने का मतलब है पहले आपको सेकंड पर्सन को प्रधानता देनी पड़ेगी, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि तीनों प्रोनाउन प्लूरल आ जाए, जैसे मान लो ऐसे आ जाए दे, यू एंड वी, एंड वी। अब इसमें आप देख सकते हो तीनों प्रोनाउन कैसे हैं, प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। तीनों प्रोनाउन कैसे हैं? प्लूरल है। तो अगर प्लूरल में अगर तीनों प्रोनाउन आ जाए तो भी हमें क्या ध्यान रखना है? तो भी हमें ध्यान रखना है कि हमें 1 + 2 + 3 यानी 123 का नियम फॉलो करना है। किसका? 123 का, ठीक है। अब ये तीसरा कॉन्सेप्ट समझो। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? पहला समझ में आ गया। अगर कोई जनरली कोई सेंटेंस हम कह रहे हैं तो हमें 2, 3, 1 का रूल फॉलो करना है। अगर तीनों प्रोनाउन प्लूरल आए तो हमें 1, 2, 3 का रूल फॉलो करना है। और अगर नेगेटिव सेंस में कोई सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है, या जिसमें कोई क्राइम है, जिसमें कोई ऑफेंस है, जिसमें कोई गिल्ट है ना, उस कंडीशन में आपको 1, 2, 3 यानी 123 का रूल फॉलो करना है। जैसे कि मैं कहूँ कि उसने, मैंने और तुमने, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करना चाहूंगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे उसने, मैंने और तुमने हैव स्पॉइल्ड द पार्टी। स्पॉइल्ड द पार्टी, पार्टी को क्या कर दिया? खराब कर दिया। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हो नेगेटिविटी शो हो रही है, यानी पार्टी खराब करना कोई अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? बुरी आदत है ना। तो बैड सेंस जा रहा है इसमें, नेगेटिव सेंस जा रहा है। तो इन दैट केस वी हैव टू यूज 1, 2, 3 फॉर्मूला, ठीक है। यानी पहले ब्लेम अपने आप पे लगाएंगे, उसके बाद सामने वाले पे लगाएंगे, उसके बाद उसके साथ जो व्यक्ति होगा उसको ब्लेम लगाएंगे। तो इसको करेक्ट करके कैसे लिखना पड़ेगा? आई, यू एंड ही, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नेगेटिव सेंस में यूज करना है 1, 2, 3 का। प्लूरल प्रोनाउन हो तो भी 1, 2, 3 का, और अगर जनरल सेंस में बात हो तो 2, 3, 1 का। अब इस सेंटेंस में देखो कोई नेगेटिव सेंस है क्या? आई, यू एंड मोहन हैव डन दिस वर्क, नहीं है ना। तो इसमें आप जो रूल फॉलो करोगे वो कौन सा फॉलो करोगे? 2, 3, 1 का। तो ये सेंटेंस आपका गलत है, इसमें ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन गलत है। इसमें आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा यू, उसके बाद थर्ड पर्सन ही, और उसके बाद लास्ट में अपने आप को यानी आई। तो आंसर बनेगा यू, ही एंड आई हैव। हैव क्यों आया? अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुआ हैव क्यों आया। हैव इसलिए आया क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो तीनों हैं, एक नहीं है। आई नहीं है, यू ही नहीं है, यू नहीं है, ये तीनों हैं। तो तीनों हो गए तो प्लूरल प्रोनाउंस हो गए। प्लूरल प्रोनाउंस हो गए तो वर्ब भी आपकी कैसी आ गई? प्लूरल आ गई। क्लियर? चलिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैनी स्टूडेंट हैव पास द आईआईटी एग्जामिनेशन। ये आईआईटी थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, है ना। मैनी स्टूडेंट्स है यहाँ पे। मैनी स्टूडेंट्स हैव पास द आईआईटी एग्जामिनेशन। ये आपको सही करना है। सही करना है तो इसको समझ लो पहले कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है? एक डिटर्मिनर होता है आपका मैनी, ठीक है, और एक डिटर्मिनर होता है मैनी अ। मैनी अ, दोनों में डिफरेंस समझ लेंगे।
मैनी का मतलब होता है अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, ठीक है, बहुत सारे, बहुत सारे। और मैनी आ का मतलब होता है ईच या एवरी भी कह सकते हैं, ठीक है। मैनी का मतलब अनेक होता है और मैनी अ का मतलब होता है ईच या एवरी। अब इस सेंटेंस में हम दो तरीके से इसको सही कर सकते हैं। या तो हम मैनी के साथ ए को ड्रॉप कर दें, ए को ड्रॉप कर देंगे तो हो जाएगा मैनी स्टूडेंट्स हैव पास द आईआईटी एग्जामिनेशन। या हमें अगर मैनी ए ही लिखना है, मैनी ए ही लिखना है तो उसके साथ क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा कि मैनी के साथ आपका जो नाउन आएगा, आपका जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। और नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है, तो वर्ब भी आपकी ऐसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर मैनी ए के साथ अगर आप लिखोगे कोई भी नाउन तो मैनी ए ईच का सब्स्टिट्यूट होता है। ईच मतलब प्रत्येक, तो ईच के साथ एवरी के साथ आपने देखा होगा सिंगुलर नाउन लगता है। एवरी फैमिली, ईच स्टूडेंट, इस तरीके से लगता है ना। तो ईच के साथ या एवरी के साथ हमें सिंगुलर नाउन लगाना पड़ेगा, सिंगुलर नाउन लगाना पड़ेगा। और जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी कैसी रहेगी? कैसी रहेगी? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो मैनी स्टूडेंट्स लिख के सॉल्व कर दो, अगर आपको मैनी ए ही लगाना है तो यहाँ स्टूडेंट्स में से एस हट जाएगी और हैव के स्थान पर क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। क्लियर हुआ ना? एकदम कट क्लियर। मैनी अगर लिखना है तो प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल ही वर्ब आएगी। मैनी ए अगर लिखना है तो सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। इज दैट क्लियर? चलिए, अच्छा मैनी और मच इसमें भी थोड़ा सा समझ लो कि मैनी जो होता है ना वो काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। कैसे नाउन्स के साथ आता है? काउंटेबल नाउन के साथ। एक शब्द और होता है इसी से मिलता जुलता, मच, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है। कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। आज फिलहाल के लिए आप मैनी और मैनी यू को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। इस सेंटेंस को पढ़िए और इसमें एरर बताइए, क्या एरर हो सकता है। इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, ये इट आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये नेगेटिव वर्ड है, एडवर्ब है। अब ये जो आई दिया हुआ है ना, ये इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इस पूरे प्रेडिकेट पार्ट का क्या है? सब्जेक्ट है। क्योंकि ब्लेम किसको किया गया है? आई को किया गया है। किसको किया गया है? आई को। अब ये जो हु दिया हुआ है यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउंस का अपना कोई नंबर नहीं होता, अपना कोई नंबर नहीं होता। उनके बगल में जो नाउन या प्रोनाउन दिया होता है, जैसे इसके बगल में, हु के बगल में क्या दिया हुआ है? आई दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश के टर्म्स में, इंग्लिश ग्रामर के टर्म्स में एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ववर्ती। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन आपका कोई भी आ जाए, हु आ जाए, विच आ जाए, हुम आ जाए, हुज आ जाए, उसके बगल में जो उसका नाउन या प्रोनाउन दिया होगा, जो उसके लिए आया है, जो रिलेटिव प्रोनाउन जिस वर्ड के लिए आया है, ये जो हु आया वो किसके लिए आया है? आई के लिए आया है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन जिस वर्ड के लिए आया, जिस एंटीसीडेंट के लिए आया है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। हु का अपना कोई नंबर जेंडर नहीं होता, ठीक है। हु के साथ इज आएगा या आर आएगा, वो डिपेंड करता है किस पर? उसके पहले आने वाले एंटीसीडेंट पर, है ना। अब इसके पहले कौन एंटीसीडेंट आ रहा है? आपका आई, आई आ रहा है ना। तो आई के अकॉर्डिंग हम इस लगाएंगे कि एम लगाएंगे, एम लगाएंगे, तो ये आपका आंसर होगा। इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम। क्लियर? कट क्लियर, समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन से है। इट वाज हिम हु केम इनटू द क्लास। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हु आपका क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन। अब आपको ध्यान रखना है, हु और एक हुम, दो वर्ड होते हैं, एक हु होता है और एक हुम होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है, हु अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है, और हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए आता है।
ये तो है, हु सब्जेक्ट के लिए आता है और हुम ऑब्जेक्ट के लिए आता है। अब यहाँ पर हु दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दी हुई है, वर्ब, वर्ब दी हुई है, तो ये हु तो सही लिखा हुआ है, हुम नहीं आएगा, हु ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, ये हो गया, इस वर्ब का सब्जेक्ट इसको मान लिया आपने, है ना। तो इसको अगर मान लिया है तो इसका जो एंटीसीडेंट होगा, अगर ये हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसका एंटीसीडेंट सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ा रहा हूं लेकिन समझने का प्रयास करना। अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट आपका सब्जेक्टिव केस में है, इस वर्ब का जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना वो सब्जेक्टिव केस में है, तो फिर जो नाउन या प्रोनाउन लिखा जाएगा वो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। अगर इस वर्ब का रिलेटिव प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो रिलेटिव प्रोनाउन आपको ऑब्जेक्टिव सॉरी तो आपको एंटीसीडेंट आपको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा। तो हूं यहाँ पर क्या है, एज अ सब्जेक्ट है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है ना, तो ये सब्जेक्ट है, तो आपको ये भी आपको सब्जेक्टिव केस में ही लिखना पड़ेगा। तो आपको हिम के स्थान पर लिखना पड़ेगा ही, क्या लिखना पड़ेगा, ही। क्लियर, मुझे लगता है कि शायद क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे देता हूं इसी से रिलेटेड, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, इट इज आई दैट यू, इट इज आई दैट यू लव मोस्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दे, दूसरा क्वेश्चन देखो, इट इज मी दैट लव यू मोस्ट। ये दो क्वेश्चन है और इनको करने का प्रयास करो। इसको देखिए और इसमें देखिए कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया हुआ है या जो प्रोनाउन दिया हुआ है वो सब्जेक्टिव होगा यूज या ऑब्जेक्टिव होगा। अब देखो दैट आपका यहाँ पे क्या है, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, दैट आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, लव आपकी क्या हो गई, वर्ब। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको आपको ऑब्जेक्टिव की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ आई के स्थान पर लिखना पड़ेगा मी, क्या लिखना पड़ेगा, मी। अब दूसरे सेंटेंस में देखो, इट इज मी दैट लव यू मोस्ट। दैट के बाद लव क्या है, लव वर्ब है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है आपके पास, ऑब्जेक्ट है, क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव केस। क्लियर, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो रिलेटिव प्रोनाउन से, आई लव देम, नहीं रिलेटिव प्रोनाउन से नहीं है, ये कुछ और है, दूसरा अगला अगला मतलब कॉन्सेप्ट है, आई लव देम हु लव्स मी, आई लव देम हु लव्स मी। वो भी यहाँ पर क्या है, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। लव्स आपका वर्ब हो गया, मी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, किसकी, सब्जेक्ट की। लेकिन लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि अगर हम यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे ना। तो हमें इस सेंटेंस को कैसे सही करना पड़ेगा, आई लव देम हु लव्स मी, आई लव देम हु लव्स मी, मैं उनको प्यार करता हूँ जो मुझे प्यार करते हैं। अब देखो दो शब्द होते हैं आपके, एक होता है देम या दे, ये दो शब्द तो आपने पढ़े ही होंगे, देम और दे आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव केस, और देम आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है ना। एक वर्ड और होता है दोज, ये दोनों का काम करता है, सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का भी, इसको ध्यान रखना है। दे और देम तो आप जानती हैं, किसी पर्सन के लिए आता है, प्लूरल नाउन होता है, उसके स्थान पर यूज होता है दे और देम। ये जो दोज है ना, ये ऐसे लोगों के लिए आता है जो इंडेफिनिट हो, जो क्या हो, इंडेफिनिट, इसीलिए इसका नाम भी है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या नाम है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब मुझे आप बताइए इस सेंटेंस को पढ़ के कि आई लव देम हु लव्स मी, मैं उनको प्यार करता हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, तो उनको में डेफिनेट संख्या पता चल रही है, नहीं पता चल रही है, नहीं पता चल रही है ना, तो इसमें आपको देम के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, दोज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, दोज। आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प
themselves। पढ़ा है ना ये सेंटेंस, कभी ना कभी तो पढ़ा हुआ। तो यहाँ दोज क्यों आया? दोज इसीलिए आया क्योंकि इंडेफिनिट लोग हैं, पता नहीं है कितने लोग हैं, 2 हैं, 20 हैं, 10 हैं, 1000 हैं, 10,000। तो इन दैट कंडीशन वी हैव टू यूज दोज इन प्लेस ऑफ दे एंड देम। इज दैट क्लियर? तो भगवान उनकी मदद करता है, उनकी मतलब उतने लोगों की मदद करता है, उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अब चाहे वो 10 लोग हों चाहे 10 लाख हों। बात समझ में आ रही है? तो ये डेफिनेट नंबर नहीं है, डेफिनेट नंबर नहीं है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। और इंडेफिनिट प्रोनाउन में देम का और दे का यूज नहीं करते हैं। दे और देम का यूज तब किया जाता है जब हमें डेफिनेट नंबर पता हो, है ना, या डेफिनेट नंबर उसमें आइडेंटिफाई हो रहे हो। इसमें डेफिनेट नंबर आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, इंडेफिनेट नंबर आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो हमें इसमें देम के स्थान पर क्या लगाना पड़ेगा? दोज लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको डिटेल में मैंने समझा दिए और आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।